हेलो बच्चों, मैं आपका यार सर के स्टोन कोचिंग सेंटर का डायरेक्टर। और अब स्टार्ट हो चुका है क्या? सॉइल यानी एबायोटिक फैक्टर में तीसरा फैक्टर चल रहा है सॉइल। जब स्टार्ट हो ही गया है तो सॉइल का मानिए तो ये सेकंड लेक्चर है, यानी सॉइल से रिलेटेड कुछ बातें हम लोग अच्छे से और जानते हैं, क्लियर करते हैं। सॉइल कैसे बनता है, ह्यूमस का फॉर्मेशन कैसे होता है, फ्रेगमेंटेशन किसे कहते हैं, कैटाबोलिज्म, ह्यूमिफिकेशन एंड मिनरलाइजेशन। चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को एक अच्छा सोच के साथ। लेकिन हाँ, वीडियो स्टार्ट होने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। भाई बोलते बोलते थक गए यार, नहीं कर रहे हो, स्टार्ट नहीं करेंगे स्टार्ट। अब मुझे पता है आप फिर ऐसे ही सुन रहे। सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग सॉइल का यानी ह्यूमस कैसे फॉर्मेशन होगा। डेट्राइटस मतलब मानिए कि मैं आपको बताया ये अनडिकम्पोज्ड मटेरियल है। अनडिकम्पोज्ड ऑर्गेनिक मटेरियल। तो बच्चों ध्यान रहे, ये अनडिकम्पोज्ड है, मतलब ये डिकम्पोज्ड नहीं है, इसमें अभी किसी भी प्रकार का कोई भी एक्टिविटी नहीं हुआ है, यानी कोई ऑर्गेनिज्म माइक्रोब्स इसमें अभी अटैक नहीं किया है। अब होगा क्या, अब हम लोग डेट्राइटस से बनाएंगे डफ। क्या बनाएंगे? डेट्राइटस से डफ। डेट्राइटस से डफ बनाने का प्रोसेस को, तरीका को, यही तरीका को फ्रेगमेंटेशन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फ्रेगमेंटेशन। यानी ये बड़े बड़े अनडिकम्पोज्ड ऑर्गेनिक मटेरियल्स को छोटे छोटे टुकड़ों में काटना फ्रेगमेंटेशन कहलाता है। ये बहुत छोटा टुकड़ा नहीं है, लेकिन उसके कंपेयर में छोटा है। फ्रेगमेंटेशन इस प्रोसेस को बोलते हैं, लेकिन फ्रेगमेंटेशन जो करते हैं उन्हें हम लोग बोलते हैं डेट्राइटिवोर्स। क्या बोलेंगे? डेट्राइटिवोर्स। यानी डेट्राइटिवोर्स वो ऑर्गेनिज्म है जो फ्रेगमेंटेशन करता है, यानी डेट्राइटस को डफ में बदलता है। अब देखिए, डेट्राइटिवोर्स में पहला नाम आएगा अर्थवर्म का, यानी अर्थवर्म भी काटता है और काट के इनको ये कर सकता है। टर्माइट्स भी हो सकता है, एंट चींटी भी हो सकता है, और भी कुछ लोग हो सकते हैं। ये क्या करते हैं? बड़े बड़े एनिमल्स या फिर प्लांट्स के पार्ट्स को या फिर लीव्स को या फिर एनिमल का पार्ट्स को डफ बना रहे हैं, छोटा कर रहे हैं। अब देखिए, ये जो है ये कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स है, बड़ा बड़ा है। अभी इनको कैटाबोलिज्म के द्वारा हम सिंपल मॉलिक्यूल्स में बदलेंगे। यानी अब अभी तक फ्रेगमेंटेशन के द्वारा अर्थवर्म, टर्माइट, एंट्स के द्वारा यहां तक आ पाए। अब हमें इनको और छोटा करना है, उसके लिए हम लोग बोलेंगे कैटाबोलिज्म। बच्चों इससे और छोटा करने के लिए एंजाइम चाहिए। क्या चाहिए? एंजाइम। और वही एंजाइम कौन दे रहा है? बैक्टीरिया या फिर फंजाई, यानी बैक्टीरियल एंड फंगल एंजाइम से हम इन डफ को सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में बदल दिए हैं। इसको हम लोग प्रोसेस को बोलेंगे कैटाबोलिज्म। जैसे फ्रेगमेंटेशन इनके द्वारा कैरी हो रहा था, तो कैटाबोलिज्म में बैक्टीरिया और फंजाई काम करेगा, जो ये कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स को सिंपल मॉलिक्यूल में बदलेगा। अब बच्चों, ये जो सिंपल मॉलिक्यूल है इसमें ह्यूमिफिकेशन होगा, यानी ये सिंपल मॉलिक्यूल्स धीरे धीरे ह्यूमस बनेगा। बच्चों आपको पता होना चाहिए, हम डेट्राइटस से शुरू किए थे, यही डेट्राइटस ह्यूमस बन गया है। और इस सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स को ह्यूमस बनने का प्रोसेस को बोलते हैं ह्यूमिफिकेशन। कौन सा फिकेशन? ह्यूमिफिकेशन। ये और छोटा हो गया है। अब देखिए, ह्यूमिफिकेशन ह्यूमस को कहा जाए तो इसको हम लोग रिजर्वायर बोलते हैं। ऑर्गेनिक रिजर्वायर हम लोग बोल सकते हैं इनऑर्गेनिक मटेरियल्स का। यानी जब ये प्रोसेस हो रहा था, ये जो चल रहा था, इसके साथ साथ कुछ इनऑर्गेनिक मटेरियल्स भी और जुड़े होंगे, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक मिलके यहां पर रिजर्वायर इसको हम लोग बोल सकते हैं। इसके अंदर इनऑर्गेनिक मटेरियल्स है, ये हाईली रेजिस्टेंट होता है, यानी इसको अब आगे दूसरा चीज में बदलना बहुत मुश्किल है। समझिए कैसे। डेट्राइटस से डफ बन गया, डफ से सिंपल मॉलिक्यूल से ह्यूमस, और ह्यूमस रेजिस्टेंट हो गया, यानी ह्यूमस को आप जल्दी आगे का प्रोसेस में नहीं ले जा सकते हैं। ह्यूमस बहुत दिन तक रहेगा, बहुत समय तक रहेगा ह्यूमस। तो ह्यूमस रेजिस्टेंट है, ह्यूमस का कलर डार्क होता है या अमॉर्फस होता है।
और कोलॉइडल नेचर का कहा गया है। कोलॉइडल नेचर मतलब ये जो होता है इसके अंदर ऐसा लगता है कि एक के अंदर एक कुछ इस तरीके से लटके हुए हैं, सस्पेंडेड फॉर्म में है, ऐसा लग रहा है इनऑर्गेनिक मटेरियल्स इस ह्यूमस के अंदर तैर रहा है, तो इसको ऐसा हम लोग बोलते हैं कोलॉइडल नेचर का। अब देखिए यहां पर जो ह्यूमस है और ह्यूमस के अंदर जो इनऑर्गेनिक मटेरियल्स है, जब ऊपर से रेनफॉल होगा, अगर इधर से मैं रेनफॉल कराऊंगा तो धीरे धीरे ये इनऑर्गेनिक मटेरियल्स और नीचे की तरफ धंसेगा और नीचे जाएगा। इसको हम लोग बोलते हैं लीचिंग। क्या बोलते हैं? लीचिंग। यानी लीचिंग का मतलब ह्यूमस से ड्यू टू रेनफॉल इनऑर्गेनिक मटेरियल्स का धीरे धीरे सॉइल की तरफ जाना, नीचे जाना, ये लीचिंग कहलाता है। ये सॉइल से और नीचे भी जा सकता है, तो लीचिंग के द्वारा यहां से इनऑर्गेनिक मटेरियल धीरे धीरे नीचे जा रहा है। अब देखिए बच्चों, अब आगे क्या होगा? आगे ये भी हो सकता है कि ह्यूमस में कुछ माइक्रोब्स और काम करे और यहां से इनऑर्गेनिक मटेरियल्स को और फ्री कर दे, यानी निकाल दे, तो इसको हम लोग बोलेंगे मिनरलाइजेशन। क्या बोलेंगे? मिनरलाइजेशन। यानी मिनरलाइजेशन में ह्यूमस में जो इनऑर्गेनिक है उन इनऑर्गेनिक मटेरियल्स को निकाल लेना, उन इनऑर्गेनिक मटेरियल्स को वहां से फ्री कर देना, वहां से रिलीज कर देना, इसे मिनरलाइजेशन कहता है। ये आपका कोई छोटा छोटा माइक्रोब्स वगैरह करता है। तो बात ध्यान रहे, डेट्राइटस से डफ, फ्रेगमेंटेशन, डफ से सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, कैटाबोलिज्म, इससे ह्यूमस का बनना, ह्यूमिफिकेशन, और ह्यूमस में से इनऑर्गेनिक मटेरियल्स को निकालना, यह आपका था मिनरलाइजेशन। लीचिंग के थ्रू ह्यूमस से इनऑर्गेनिक मटेरियल्स का नीचे के तरफ फ्लो होना, यह लीचिंग कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चों? लीचिंग। लीचिंग का क्या नुकसान है, क्या चीज है? देखिए लीचिंग से क्या, ये इनऑर्गेनिक मटेरियल धीरे धीरे नीचे चल जाएगा, यहां जो प्लांट्स रहेगा उसको ये फिर अवेलेबल नहीं हो पाएगा बहुत दिन तक, तो लीचिंग के थ्रू ये धीरे धीरे नीचे चला जाता है। और ह्यूमस के बारे में कहा गया हाईली रेजिस्टेंट होता है, डार्क होता है, एमॉर्फस होता है, कोलॉइडल नेचर का होता है, और ये रिजर्वायर होता है, यानी ये इनऑर्गेनिक मटेरियल्स को रिजर्व करके रखता है, तो रिजर्वायर भी कहा जाता है। फ्रेगमेंटेशन कौन कौन करेगा? डेट्राइटिवोर्स करेगा। डेट्राइटिवोर्स का एग्जांपल अर्थवर्म, टर्माइट, एंड्स, ये इससे ये करेगा। वहां से सिंपल बनाने के लिए कैटाबोलिज्म वो बैक्टीरिया और फंजाई कैरी करेगा। ठीक है बच्चों, आप लोग इसको नोट कीजिए। और हाँ, हम लोग इसी लेक्चर में इसी सॉइल से रिलेटेड कुछ और, यानी सॉइल के बारे में कुछ और चीजें हम लोग जानेंगे, और नेक्स्ट लेक्चर तक भी सॉइल चलेगा। तो बच्चों आप लोग इसको नोट कीजिए, ध्यान रहे। डेट्राइटस ऐसे ही अनडिकम्पोज्ड, ये डिकम्पोज्ड है, हाफ डिकम्पोज मानिए, पार्शियली डिकम्पोज बोल सकते हैं आप, ये पार्शियली डिकम्पोज्ड है। उसके बाद ये आपका फुल्ली डिकम्पोज्ड हो गया और ह्यूमस बन गया, फिर उस मिनरलाइजेशन हो गया। चलिए बच्चों आप लोग इसको नोट कीजिए, तब तक फिर हम लोग इसके बाद सेकंड पार्ट देखेंगे। हाँ बच्चों, आप लोग नोट कर चुके होंगे। और देखिए हम लोग फैक्टर्स अफेक्टिंग डिकम्पोजिशन, यानी डिकम्पोजिशन में हम लोग जो पढ़ रहे थे कि फ्रेगमेंटेशन हो रहा है, डिकम्पोजिशन में जो हम लोग पढ़ रहे थे कि कैटाबोलिज्म हो रहा है, डिकम्पोजिशन में जो हम लोग पढ़ रहे थे कि कुटाई पिसाई हो रहा है, ह्यूमस बन रहा है, तो मिनरलाइजेशन हुआ, ह्यूमिफिकेशन, पता नहीं कौन कौन सा प्रोसेस, ये सारा प्रोसेस को मिला के हम लोग बोले थे डिकम्पोजिशन। डिकम्पोजिशन को कौन कौन इफेक्ट करता है, यानी डिकम्पोजिशन में किस किस का प्रभाव आता है, चलिए वो सारा फैक्टर्स हम लोग देखते हैं। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला फैक्टर क्या बोल रहा है? टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिकम्पोजिशन। जितना ज्यादा टेम्परेचर होगा, जितना ज्यादा टेम्परेचर होगा, उतना अच्छे से और उतना फास्ट डिकम्पोजिशन होगा। तो क्या मैं कह दूं टेम्परेचर कम डिकम्पोजिशन कम, टेम्परेचर ज्यादा डिकम्पोजिशन ज्यादा। यानी डिकम्पोजिशन में वो सारा हमने देखा। सबसे पहले हमने, आपको पता होगा, हम लोग देखे थे फ्रेगमेंटेशन, फिर हम लोग देख रहे थे कैटाबोलिज्म। कौन सा बोलिज्म? कैटाबोलिज्म। फिर हम लोग क्या देख रहे थे? हम लोग देख रहे थे ह्यूमिफिकेशन। फिर ह्यूमिफिकेशन के बाद हम लोग देखते मिनरलाइजेशन। कौन सा रिलाइजेशन? मिनरलाइजेशन। ये सारा प्रोसेस मिला के डिकम्पोजिशन। समझ रहे हैं आप?
तो बोल रहे हैं डिकम्पोजिशन होने के लिए टेम्परेचर जितना ज्यादा रहेगा डिकम्पोजिशन उतना अच्छा होगा। क्या मैं कह दूं टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिकम्पोजिशन, टेम्परेचर घटेगा डिकम्पोजिशन कम होगा, यानी ये सारा प्रोसेस स्लो चलेगा। ये प्रोसेस को फास्ट करने के लिए टेम्परेचर हाई होना पड़ेगा। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, मॉइस्चर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिकम्पोजिशन। एयर में या फिर सॉइल में जितना ज्यादा मॉइस्चरिटी होगा, जितना ज्यादा मॉइस्चरिटी मतलब नमी, कौन सा नमी यानी वाटर कंटेंट, जितना भीगा भीगा रहेगा, जितना वाटर कंटेंट रहेगा उतने अच्छे से डिकम्पोजिशन होगा। यानी टेम्परेचर और मॉइस्चरिटी पर ये डायरेक्टली डिपेंडेंट है। दूसरी नहीं तीसरी बात, प्रेजेंस ऑफ सुबेरिन, लिग्निन, काइटिन, ये सब जो है अलग अलग, जैसे काइटिन फंगस का सेल वॉल से बना होता है। मानिए ये सब थोड़ा सा टफ सब्सटेंसेस है। कौन सा सब्सटेंसेस? टफ सब्सटेंसेस। मैं कह दूं सुबेरिन, लिग्निन और काइटिन जितना ज्यादा होगा उतना डिकम्पोजिशन कम होगा। बच्चों मैं आपको समझाने के लिए कह दूं, जो सुबेरिन होता है, काइटिन होता है, लिग्निन होता है, ये प्लांट्स या फिर एनिमल्स में पाया जाता है, लेकिन ये नॉर्मल प्लांट या एनिमल के अंदर जो नॉर्मल सब्सटेंसेस है उनसे ये थोड़ा टफ होता है, यानी हार्ड होता है। आप सोच के देखिए, काइटिन से फंगस का सेल वॉल बना रहता है, लिग्निन और सुबेरिन ये डिपोजिशन होता है प्लांट का सेल वॉल में, लिग्निन और सुबेरिन पाया जाता है। यानी ये तीनों जहां ज्यादा रहेगा जो सॉइल में, वहां डिकम्पोजिशन, क्योंकि डिकम्पोजिशन में इनको भी तो डिकम्पोज करना है, वहां डिकम्पोजिशन स्लो हो जाएगा। टेम्परेचर ज्यादा, डिकम्पोजिशन ज्यादा, मॉइस्चरिटी ज्यादा, डिकम्पोजिशन ज्यादा, लिग्निन, सुबेरिन, काइटिन ज्यादा, डिकम्पोजिशन कम कम कम। पॉइंट नंबर फोर्थ क्या है? प्रेजेंस ऑफ नाइट्रोजन एंड शुगर इंक्रीजेस डिकम्पोजिशन। नाइट्रोजन का कंटेंट जितना ज्यादा होगा, शुगर का कंटेंट जितना ज्यादा होगा, डिकम्पोजिशन उतना ही ज्यादा होगा। यानी शुगर और नाइट्रोजन पर भी ये डायरेक्टली निर्भर है। क्वांटिटी ऑफ ऑक्सीजन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिकम्पोजिशन। जितना ज्यादा ऑक्सीजन होगा सॉइल में उतना अच्छे से डिकम्पोजिशन होगा, उतना जल्दी होगा, क्योंकि जो एरोबिक बैक्टीरियाज होते हैं वो ऑक्सीजन को ही तो यूज करके डिकम्पोजिशन कर रहे हैं। मैंने बताया था कैटाबॉलिज्म में कि फंजाई और बैक्टीरिया का एंजाइम काम करता है। फंजाई और बैक्टीरिया ये माइक्रोब्स है और इन्हें भी ऑक्सीजन चाहिए। ऑक्सीजन चाहिए तो ऑक्सीजन जितना ज्यादा होगा उतना अच्छे से ये काम करेंगे, उतना अच्छे से ये प्रोसेस चलेगा। मैं कह दूं क्वांटिटी ऑफ ऑक्सीजन इज सॉइल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिकम्पोजिशन। यानी जितना ज्यादा ऑक्सीजन रहेगा, जितना मात्रा में ऑक्सीजन जितना ज्यादा अच्छा होगा उतना ही अच्छे से डिकम्पोजिशन होगा। चलिए पॉइंट नंबर 6, एरोबिक बैक्टीरिया एरोबायोसिस डिकम्पोजिशन ज्यादा। यानी एरोबिक बैक्टीरिया के थ्रू अगर डिकम्पोजिशन कराना चाहते हैं आप, ऐसा बैक्टीरिया जो ऑक्सीजन का यूज करे, ऐसा बैक्टीरिया जो रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन का यूज करे, वैसा बैक्टीरिया को बोलेंगे एरोबिक बैक्टीरिया। अगर एरोबिक बैक्टीरिया से डिकम्पोजिशन हो रहा है तो जल्दी होगा, एनारोबिक से हो रहा है तो डिकम्पोजिशन कम 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 यानी स्लो होगा। एसिडिक सॉइल स्लो डिकम्पोजिशन। अगर सॉइल का पीएच बहुत ही कम है, यानी सॉइल एसिडिक है। कौन सा डिक? एसिडिक। अगर सॉइल एसिडिक है, सॉइल का पीएच कम है तो स्लो डिकम्पोजिशन होगा। अगर बेसिक नेचर का होगा तो फास्ट डिकम्पोजिशन होगा। यानी मैं आपको बता रहा हूं डिकम्पोजिशन के बारे में, जो भी प्रोसेस दिया गया है आप ध्यान रहिए। अगर एसिडिक सॉइल होगा डिकम्पोजिशन कम होगा, बेसिक सॉइल होगा डिकम्पोजिशन ज्यादा होगा। या फिर अगर बोला जाए टेम्परेचर ज्यादा, डिकम्पोजिशन ज्यादा, मॉइस्चरिटी ज्यादा, डिकम्पोजिशन ज्यादा, एरोबिक बैक्टीरिया ज्यादा, डिकम्पोजिशन ज्यादा, ऑक्सीजन ज्यादा, डिकम्पोजिशन ज्यादा। ठीक है बच्चों, फैक्टर्स, ये सारा फैक्टर जो है डिकम्पोजिशन में प्रभाव डालता है। आप लोग इसको नोट कर लीजिए। उसके बाद कुछ पॉइंट और मैं आपको बताऊंगा, वो भी अभी बताऊंगा। सबसे पहले इसको नोट कीजिए। हाँ बच्चों, यहां पर एक पॉइंट है। पॉइंट ये बोले जो पेडोजेनेसिस है, यानी जो सॉइल फॉर्मेशन है, उसको बोला जा रहा है कि सॉइल फॉर्मेशन जो है वो बाई डायरेक्शनल है। कौन सा डायरेक्शनल? बाई डायरेक्शनल। यानी जो सॉइल का फॉर्मेशन होता है
तो उसमें दो डायरेक्शन से वर्क होता है, दो डायरेक्शन यानी दो दिशा से, यूनि डायरेक्शनल नहीं है, बाई डायरेक्शनल है। सॉइल का प्रोसेस, सॉइल फॉर्मेशन का जो तरीका है वो दो तरफ से होता है, एक तरफ से नहीं। कैसे होता है देखिए, हम अगर सॉइल का प्रोसेस को डिवाइड करें तो मोटा मोटा तौर में डिकम्पोजिशन हो रहा है, यानी लिटर डेट्राइटस का डिकम्पोजिशन हुआ था, और नीचे से रॉक्स का वेदरिंग हो रहा है। क्या हो रहा है बच्चों? वेदरिंग। डिकम्पोजिशन में अनडिकम्पोज्ड, पार्शियल डिकम्पोज्ड, कंप्लीट डिकम्पोज्ड। ये अनडिकम्पोज्ड है, ये पार्शियल, और ये कंप्लीट डिकम्पोज्ड होके मानिए यहां तक आया। कहां तक आया? यहां तक। अब देखिए हो क्या रहा है, यहां पर ऊपर से नीचे के तरफ क्या हो रहा है? डिकम्पोजिशन हो रहा है। क्या सर? भाई हम बोल रहे हैं जो भी एनिमल प्लांट्स मरेगा सड़ेगा, क्या ऊपर अंदर मरेगा क्या? सॉइल के अंदर जाके मरा, वो ऊपर ही तो मरेगा, और धीरे 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 वो जब धीरे धीरे पूरा डिकम्पोज होगा तो धीरे धीरे वो नीचे की तरफ जाएगा। यानी डिकम्पोजिशन तो ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है। डिकम्पोजिशन जो आ रहा है वो अनडिकम्पोज्ड, फिर उससे नीचे होता है पार्शियल डिकम्पोज, उसके नीचे जाइएगा तो आपको कंप्लीट डिकम्पोज मिलेगा। यानी डिकम्पोजिशन का प्रोसेस ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है, ऊपर से नीचे आ रहा है डिकम्पोजिशन का प्रोसेस। अब बात करूं मैं कि जो आपका वेदरिंग है, ये वेदरिंग आपका चलता है उल्टा चलता है। यानी वेदरिंग यानी रॉक्स का टूटना, टूट के धीरे धीरे फाइन पार्टिकल्स में बदलना, ये उल्टा प्रोसेस होता है। वो ऊपर से नीचे आया, नीचे से ऊपर जा रहा है। कैसे मैं आपको बताऊं, जो नीचे का रॉक होता है एकदम नीचे का, वो तो पूरा बड़ा बड़ा चट्टान होता है, उसको हम लोग बोलते हैं अनवेदर रॉक। क्या बोलते हैं? अनवेदर रॉक। उससे धीरे धीरे जब ये टूटेंगे फूटेंगे, थोड़ा ऊपर की तरफ आपको मिलेगा आपको पार्शियल वेदर्ड रॉक। क्या मिलेगा? यानी ये आधा अधूरा टूटा फूटा रॉक, और उससे ऊपर आपको मिलेगा कंप्लीट वेदर्ड रॉक। और यहां पर आपका हो रहा है सॉइल फॉर्मेशन। क्या हुआ? सॉइल फॉर्मेशन देख रहे हैं आप, दो ऊपर से डिकम्पोजिशन आ रहा है, नीचे से वेदरिंग हो रहा है, और ये दोनों प्रोसेस बाई डायरेक्शनल, ये एक डायरेक्शन, ये इस डायरेक्शन में हो रहा है। इसीलिए हम लोग बोलते हैं सॉइल फॉर्मेशन जो है वो बाई डायरेक्शनल है। कितना डायरेक्शनल? बाई डायरेक्शनल। ऊपर से नीचे की तरफ डिकम्पोजिशन हो रहा है, और नीचे से ऊपर की तरफ क्या हो रहा है? वेदरिंग। और जब यहां मिक्स हो जाता है, यानी ऊपर ह्यूमस आ गया, नीचे से ये फाइन पार्टिकल्स, ये कहां से पैदा हुआ? ये सैंड कहां से बना? ये आपका वही रॉक से बना। इधर रॉक्स का फाइन पार्टिकल्स आ गया, ऊपर से ह्यूमस मिक्सअप हो गया, और मिलकर तैयार हो गया आपका सॉइल। क्या बन गया? सॉइल। क्या मैं कह दूं सॉइल फॉर्मेशन बाय डायरेक्शनल है, ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा था डिकम्पोजिशन, नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा था वेदरिंग, और ये दोनों प्रोसेस मिला के बन रहा है सॉइल। तो सॉइल फॉर्मेशन इज बाय डायरेक्शनल, ये आपको ध्यान रखना है। मैंने वहां बता भी दिया, डिकम्पोजिशन हो रहा है, अनडिकम्पोज्ड ऊपर, थोड़ा डिकम्पोज नीचे, कंप्लीट डिकम्पोज और नीचे, यहां तक था ही कि नीचे से जा रहा है। यहां एकदम अनवेदर्ड रॉक, बिना टूटा फूटा बड़ा बड़ा चट्टान, ऊपर थोड़ा छोटा और ऊपर और थोड़ा छोटा। वेदरिंग तो इधर से चल रहा है, डिकम्पोजिशन इधर से आ रहा है। क्या मैं कह दूं डिकम्पोजिशन और वेदरिंग अलग अलग दिशा में चल रहा है, जिसके कारण सॉइल फॉर्मेशन जो यहां पर होगा वो बाय डायरेक्शनल होगा। बच्चों सॉइल का फॉर्मेशन होने के लिए ऊपर से ह्यूमस का भी जरूरी है, और नीचे से इनफाइन पार्टिकल्स का आना भी जरूरी है। ये पार्टिकल्स आपका आ रहा है रॉक्स के द्वारा, वो आ रहा है डेट्राइटस या फिर डब्स के द्वारा। या आपका डेट्राइटस है, डेट्राइटस डिकम्पोज होके यहां पर आ गया, और ये रॉक वेदरिंग होते होते यहां पर आ गया। ये बाय डायरेक्शनल प्रोसेस है। सॉइल फॉर्मेशन इज ए बाय डायरेक्शनल प्रोसेस। ध्यान रहे बच्चों, हम लोग सॉइल का प्रोफाइल पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। सॉइल का प्रोफाइल मतलब सर, यहां हम लोग सॉइल कैसे क्या फॉर्मेशन हो रहा है वो मैं आपको बता दिया, बट इसका मतलब ये नहीं कि सॉइल खत्म हो गया है। लेकिन हाँ, वीडियो तो एंड हो ही गया है, यानी ये लेक्चर अभी खत्म हो जाएगा। लेक्चर एंड होने से पहले आप लोगों से बहुत रिक्वेस्ट है भाई, जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। और हाँ बच्चों, सिर्फ पढ़ना ही बड़ी बात नहीं है, पढ़े हुए चीज़ों को याद रखना भी बहुत बड़ी बात है। आप पीछे पढ़ते आ रहे हैं,
आगे का पढ़ाई सब भूल गए आप, ऐसा नहीं होना चाहिए बच्चों। इकोलॉजी बहुत लंबा टॉपिक है, बहुत लंबा चैप्टर है, लॉन्ग है। हम लोग शुरू से अंत तक आपके साथ रहेंगे। अभी मानिए तो हम लोग 60 से 70% इकोलॉजी ही खत्म किए, 30 से 20% और भी है। तो आपको ध्यान रखना है कि हमारा आगे का इकोलॉजी वीक ना हो, इसीलिए सारा चीज जितना भी आपको पढ़ाया गया है, बहुत सारा चीज आपको बताया गया है, हर एक पॉइंट आपका माइंड में रहना चाहिए, हर एक पॉइंट आपका टिप्स में रहना चाहिए। एग्जाम में कहां से क्वेश्चन आता है नोबडी नोस, कोई नहीं जानता है। तो इसीलिए खुश रहिए, मस्त रहिए, सवालों को प्रैक्टिस कीजिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैं पढ़ाते जा रहा हूं और आप इधर से भूलते जा रहे हैं। बच्चों भूलना नहीं है, जितनी भी चीजें हमने सीखे अब तक वो बहुत मेहनत करके मैं आपको बताया हूं, और आप भी बहुत मेहनत करके शुरू से अभी तक चल रहे हैं। हम लोग कुछ ही दिनों में 1-2 लेक्चर यहाँ सॉइल खत्म होगा और हम लोग बायो में स्टार्ट कर देंगे। तो बच्चों अलग अलग टॉपिक्स आ रहा है इसका, और जो टॉपिक्स रिलेटेड है वो टॉपिक्स आपको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन वगैरह इधर से कहां से आ जाएगा, हो सकता है यही आ जाए, पेडोजेनेसिस क्या है, बाई डायरेक्शनल है। तो मैं आपको इतना डिटेल में क्यों बता रहा हूं, इतना नहीं आता, इतना डिटेल में नहीं आता एग्जाम में, बट इतना बोलने का यही मकसद है कि वहां आपको कम से कम ये टर्म तो याद रहे, यानी ये सब भूल जाए, ये तो याद रहे कि बाई डायरेक्शनल होता था। अब मानिए अगर मैं आपको रीजन ना बताऊं, ऐसे ही मैं लिख दूं पेडोजेनेसिस बाई डायरेक्शनल, तो हो सकता है कि आप भूल जाए। इसीलिए बच्चों मैं चाहता हूं आप ना भूले, हर पॉइंट का आपको रीजन बता रहा हूं। ध्यान रहे, नोट्स मेरे साथ साथ आपको बनाते हुए चलना है। बच्चों एग्जाम में आपको बैठना है। कई स्टूडेंट ऐसा होता है अभी से हवाबाजी कर रहा है, एग्जाम का टाइम आता है फिर वो खत्म हो जाता है। तो आपको ऐसा नहीं करना है। फिजिक्स में भी, चाहे वो केमिस्ट्री का भी लेक्चर हो, केमिस्ट्री में भी जो आपको चल रहा है, सारा चीज आपका साथ साथ रहना चाहिए। ये नहीं कि सर जब मानिए हमारा लेक्चर 2-4 दिन लेट आया, तो आपको इस बात का लिए बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है कि लेक्चर लेट आ रहा है तो फिर आगे का हम क्या करेंगे। यार बहुत सारा और भी तो चीज़ें चल रहा है, उन चीज़ों को कवर कीजिए आप। एग्जाम में थोड़ी आपको पता है कि कौन सा चैप्टर से कहाँ से क्या क्वेश्चन आते हैं। हर पॉइंट हमें माइंड में रखना है। फिजिक्स प्रैक्टिस करना है, बायोलॉजी जितना रिवाइज कीजिए उतना अच्छा है, केमिस्ट्री में आपको कुछ चीज़ें रटना है, कुछ चीज़ें आपको समझना है। ठीक है बच्चों, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, ज़बरदस्त रहिए, और हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।